नमस्कार, ये है देश की बात। मैं हूं नगमा। अच्छी खबर ये है कि भारत की 10 लाख आशा वर्कर्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सम्मानित किया है। उन्हें ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा देश की बात में आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान में हैं, जहां पर उन्होंने भारत और जापान के सहयोग और भारत जापान के संबंधों की चर्चा की है। लेकिन इधर देश में वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में आज जिला अदालत ने सुनवाई की। कल वो इस पर फैसला सुनाएगी कि ये पूरा मामला कैसे सुना जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी एक मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को एक प्रार्थना पत्र देकर ईदगाह में मौजूद मस्जिद में मंदिर का गर्भगृह होने का दावा किया गया है। इसके अलावा एक चिंताजनक खबर है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ के सांगवान सिटी में अनुसूचित जाति के 80 से ज्यादा घरों पर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन से उत्पीड़न की शिकायत की गई है और कहा गया है कि 2017 से यहां पर अंबेडकर जयंती मनाने की इजाजत नहीं है। इधर बिहार में जातिगत जनगणना का मामला तेज हो रहा है। ये सब देश की बात में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कहानी, जहां पर 70 दलित परिवारों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए हैं और वो इसके लिए मजबूर हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि यहां पर दलित समाज के लोग बिल्डर के उत्पीड़न से तंग आ गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और अदनान खान की इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर नए भारत के अलीगढ़ शहर की है, जहां कुछ अनुसूचित जाति के परिवारों ने अपने घरों के आगे पोस्टर लगा रखे हैं जिनमें साफ लिखा है, मकान बिकाऊ हैं, हम दलित उत्पीड़न से परेशान हैं। मामला अलीगढ़ की सांगवान हाउसिंग सोसाइटी का है। पिछले महीने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कॉलोनी में लोग पार्क में एक भंडारा करने जा रहे थे, लेकिन सोसाइटी ने भंडारा नहीं होने दिया और पार्क में पानी भर दिया। यही वजह है कि अब यहाँ के अनुसूचित जाति के परिवार सोसाइटी छोड़कर जाना चाहते हैं। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम बैठ के क्या करें। हम आज कहने को उन्नत हो गए हैं, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। जब खबर स्थानीय अखबारों में छपी तो पुलिस की नींद टूटी। अब पूरे मामले को बातचीत करके सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या जानकारी की जा रही है तथा उसका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है तथा किसी प्रकार की कोई बात अभी नहीं है। इसका शीघ्र ही जांच करके इसका निस्तारण किया जाएगा। वहीं सांगवान सोसाइटी का कहना है कि उन्होंने कभी अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम होने से नहीं रोका। ये लोग बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। संविधान के रचयिता BR अम्बेडकर की जयंती मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक मनाते हैं, और वो भी उस देश में अंबेडकर जी की जयंती मनाने से रोका जा रहा है जिस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही अनुसूचित जाति से आते हों। तस्वीर साफ है कि एक समाज के तौर पर हमें अभी और फासला तय करना है। अलीगढ़ में सहयोगी अदनान खान के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि काफी चिंताजनक खबर है, अनाज के बर्बादी की खबर। महोबा स्टेशन पर 15,000 चावल की बोरियां बारिश में भीग कर खराब हो रही हैं और यहां पे अनाज बर्बाद हुआ है। ये मामला है महोबा के रेलवे स्टेशन का और ये दिखाता है कि FCI अफसरों की किस हद तक लापरवाही है। पंजाब से ये चावल अनाज जो है ये आया था महोबा गरीबों में बांटने के लिए। FCI का ठेकेदार मौके से फरार हो गया है।
चावल पंजाब से आकर महोबा रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा। ये अनाज गरीबों को बांटा जाना था, लेकिन लापरवाही से चावल को रेलवे स्टेशन पर खुले में छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना चावल बर्बाद हो रहा है। बोरियां बारिश से भीगी हैं वो अलग, इसके अलावा बोरियां फटी हैं, चावल वहां पर बर्बाद हुआ है और ये सब चावल जो है वो गरीबों में अनाज को बांटने के लिए आया था। तो अब इस पर ये एक बड़ा संकट भी खड़ा होगा कि जो अनाज बांटा जाना था वहां पर ये हाल है। ये सिर्फ चावल की ही बात नहीं है, चावल तक ये सीमित नहीं, कुछ ऐसा ही हाल एक गल्ला मंडी का है, नवीन गल्ला मंडी, जहां पर करोड़ों का अनाज चौपट हो गया है पानी में। गेहूं, मटर, चावल, मूंगफली और अरहर दाल जो इतनी कीमती मिल रही है आजकल, खाने की चीजों के दाम कितने ज्यादा हैं ये अंदाजा सभी लोगों को है, और ये तमाम चीजें वहां पर बर्बाद हुई हैं। मंडी सचिव पर लापरवाही का आरोप लगा है। इसमें गेहूं है, इसमें मटर है, चावल है, मूंगफली, अरहर की दाल, ये तमाम चीजें बर्बाद हुई हैं। ये किसान मंडी के जो सचिव हैं उन पे लापरवाही का आरोप लगा है। पानी में डूबी पड़ी है महोबा की मंडी। यहाँ थोड़ी ये चावल का हुआ है, ये पेड़ पटे तो मोटरसाइकिलें बच गई, और ये पन्नी अन्नी है तो हम ही लोग उठाते रहे, गेट के बाहर तक पहुंची थी। ठेकेदार कहाँ गया जिसको गोदाम ले जाना था? ठेकेदार भी साथ में था। हाँ। सदा ही नहीं आई थी, इतना तेज तूफान था। करीब 73,000 बोरी आई थी और जिसमें से अभी लगभग 15,000 बोरी यहाँ पर डंप है। ठेकेदार की लापरवाही, अभी तो जांच होगी तब क्लियर होगा, इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। क्या था सर इसमें? चावल था। कहाँ से आया? पंजाब से आई हुई रही। जो अनाज है इसमें से चावल कम से कम पंजाब से आया था, गरीबों में बांटा जाना था। एक बड़ा संकट है अनाज वितरण पर भी, जो कि गरीबों में बांटा जाना था, और दोनों जगह पर लापरवाही की बात सामने आ रही है। तो क्या आपके पास इसके विस्तार है? अनाज मंडी में जो सचिव हैं रहे हो या चाहे ठेकेदार हो वहां पे जहां चावल बर्बाद हुआ है रेलवे स्टेशन पे? आज देखिए नगमा, आज जब ये बारिश हुई है तो उसके चलते शायद लोगों को कल्पना नहीं थी कि इतनी तेज बारिश होगी और इतने कम समय में इतना तेज जो है वो बारिश होगी। यही वजह रही कि महोबा में रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 3 दिन पहले जो है वो 76,000 बोरी चावल आया हुआ था, जो कि गरीबों में राशन के तौर पर बांटा जाना था। लेकिन 76,000 में से तमाम सारा जो चावल है वो गोदाम तक पहुंच गया था, लेकिन 15-16 हजार जो बोरियां थी चावल की वो 2 दिन से लगातार जो है वो रखी गई थी। तो आज जब बारिश हुई तो ये चावल पूरी तरीके से भीग गया, और 15,000 बोरियां भीगना अपने आप में आप समझ सकते हैं कि राशन के वितरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी जो चीज है, यहीं रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर नवीन गल्ला मंडी है। नवीन गल्ला मंडी में तमाम महोबा के वो किसान अपना अपना अनाज लेकर आए थे बेचने के लिए। तो आज जब बारिश हुई तो नवीन गल्ला मंडी में आमतौर पर नगमा रखरखाव के पूरे शेड होते हैं, साधन होता है, लेकिन अब ये जवाबदेही प्रशासन की बनती है कि आखिर जब जो किसान है वो अपने खून पसीने की जो फसल है वो गल्ला मंडी में लाकर भी अगर उसकी फसल बर्बाद हो जा रही है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? जबकि नवीन गल्ला मंडी इसीलिए बनाई जाती है ताकि किसान वहां पूरी तरीके से आए, उनका जो अनाज है वो सुरक्षित रहे, वहां पर मौसम की मार न पड़े और वो अपने अनाज को ठीक से बेच सकें। लेकिन आज बारिश में आपने देखा विजुअल में कि किस तरीके से पूरी नवीन गल्ला मंडी जो है वो तालाब में तब्दील हो गई थी। मटर, एक जो किसान है गया प्रसाद नाम का, वो उसका ये कहना था कि तकरीबन 30,000 रुपए की जो मूंगफली है वो उसकी बर्बाद हो गई और बह गई इस पानी में। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा, और गया प्रसाद जैसे तमाम सारे जो सैकड़ों किसान हैं वो अपना जो अनाज है, जो अपनी फसल है वो बेचने के लिए गल्ला मंडी में लेकर आए थे। तो आज इस बारिश की मार उन पर पड़ी है और खेत से सुरक्षित मंडी तक ले आए थे, लेकिन अब मंडी में जो है वो बारिश के चलते उनकी फसल बर्बाद हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों को शायद ये जानकारी नहीं रही होगी, किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक इतनी तेज बारिश होगी। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि मंडियां बनाई इसलिए जाती हैं कि अनाज जो है वो मौसम की मार से भी सुरक्षित रहे। यहाँ लापरवाही जरूर हुई है। धन्यवाद आपका रवीश। और इस बीच बहुत बड़ा ये संकट है कि इतनी ज्यादा बोरियां चावल की बर्बाद हुई हैं, अरहर दाल, गेहूं, इन तमाम चीजों की। इससे हट के खबर जो दूसरी है वो बिहार की राजनीति की है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब
जातिगत जनगणना के मुद्दे और अपने साथ सत्ता में वरिष्ठ सहयोगी भाजपा के भाग लेने के स्टैंड का और अब अधिक इंतजार न करने का फैसला किया है और सभी दलों के नेताओं के साथ इस बैठक की तिथि को लेकर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। और नीतीश कुमार ने आज कहा है कि इसके बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार सहयोगी भाजपा की इंतजार कराओ नीति से दूर हटते दिख रहे हैं। उन्होंने सर्वदलीय बैठक के लिए तारीख के बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया है। नीतीश का ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है कि पिछले शुक्रवार को लालू यादव के आवास पर छापेमारी के बाद माना जा रहा था कि इस मुद्दे पर वो अपना कदम वापस खींचेंगे। कि बिहार विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है। इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर नीतीश के कदमों से साफ परेशान दिखी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीतीश सीबीआई छापे पर ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देंगे और जातिगत जनगणना पर इतना जल्दी अगला कदम उठाएंगे। सीधे बताया ना कि हम लोग का विमर्श चल रहा है, इस पर जल्द हम सब निर्णय। जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें बताएंगे या उसके पहले बताएंगे? सर्वदलीय बैठक के लिए तो मुख्यमंत्री बोले ही हैं, उसमें फिर कई उनके पहलुओं पर विचार किया जाएगा, फिर निर्णय लेंगे। वहीं लालू का राष्ट्रीय जनता दल नीतीश के कदम से खुश नजर आया। तारीख जो तय की जा रही है इसका हम स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिन पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना का समर्थन किया था वो सभी पार्टियां इसमें शामिल होंगी, भारतीय जनता पार्टी सहित, और सब पूर्व के भांति इसका समर्थन करेंगे। जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार का आज का स्टैंड निश्चित रूप से भाजपा के नेताओं को रास नहीं आया होगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि सत्ता में सहयोगी बनकर पिछले 5 वर्षों के दौरान भाजपा ने उनका जितना राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है, वैसे धीरे धीरे उनका धैर्य अब एक तरह से खत्म होता जा रहा है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बिहार में क्या चल रहा है, मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, जैसा आपने कहा कि धीरे धीरे नीतीश कुमार का लग रहा है कि धैर्य खत्म हो रहा है और वो आक्रामक होते जा रहे हैं। इसकी कोई खास वजह इस समय क्यों इतने आक्रामक दिख रहे हैं नीतीश, और उन्हें अचानक जो उनका धैर्य है वो कम होता जा रहा है जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए, जातिगत जनगणना पर अगर आपको याद हो तो पिछले साल ही इसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कराया गया था और उस समय भी बीजेपी ने आनाकानी करते हुए आखिरकार समर्थन तो किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री से भी एक शिष्टमंडल नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला था। लेकिन उसके बाद जब बात ऑल पार्टी मीटिंग कराने की आई, क्योंकि नीतीश कुमार इस संबंध में जो भी मॉडलिटीज हैं उसे तय करने के लिए उनको लगा कि सभी पार्टियों के नेताओं से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, तो उसे बीजेपी ने किसी न किसी बहाने पिछले 9 महीनों से लटकाया हुआ है। लेकिन पिछले हफ्ते जो लालू यादव के यहाँ सीबीआई के छापेमारी हुई, उसके बाद से एक परसेप्शन या इम्प्रेशन ये दिया गया था नगमा कि ये दरअसल नीतीश कुमार को धमकाने के लिए किया गया है कि आप जातिगत जनगणना पर ज्यादा आप तेजस्वी यादव के साथ तालमेल ना करें, उनको ज्यादा तरजीह ना दें। लेकिन ये लग रहा है कि इसका उल्टा असर हुआ है और नीतीश और भी ज्यादा आक्रामक हुए हैं, क्योंकि नीतीश को ये लग रहा है कि अगर अब वो बीजेपी के सामने झुके या बीजेपी के इशारे पर काम करने का उनके बारे में परसेप्शन बना तो शायद उनका जो आधारभूत वोट है उसमें कहीं ना कहीं दरार आएगी। तो ये अपने आप को बचाने की या अपने वोट बैंक को बचाने की नीतीश कुमार के द्वारा आप कह सकते हैं कि प्रयास चल रहा है। नगमा जी, और आरसीपी सिंह को जो खबर है ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रॉप किया जा रहा है, वो उसके बारे में क्या खबरें हैं? ये आरसीपी सिंह को अगर तीसरे बार राज्यसभा टर्म दिया जाना होता तो नीतीश कुमार इस संबंध में जो भी अटकलें लग रही हैं उस पर उन्होंने जरूर विराम लगाया होता कि आप अनायास इस संबंध में अटकलें क्यों लगा रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों के दौरान उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई, मंत्रियों से विचार विमर्श किया और इस संबंध में एक ऑथराइजेशन भी लिया, जबकि मात्र 1 सीट की बात है। इससे पहले हमने देखा है कि जब उनके पास इतनी राजनीतिक शक्ति होती थी कि वो 3 से 4 भी राज्यसभा में सदस्यों को भेजते थे तो वो सारा कुछ जो है उनका अपना फैसला होता था।
अगर वो आरसीपी सिंह को इस बार टिकट डिनाई कर रहे हैं, जिसकी संभावना काफी अधिक है, काफी प्रबल है, तो इसका मतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो उनका एक तरह से भागीदारी है उसे वो खत्म करना चाहते हैं, वो अपनी नाराजगी दर्शाना चाहते हैं और साथ ही साथ आरसीपी सिंह के द्वारा जो भी राजनीतिक गलतियां हुई हैं उसका भी उन्हें एक तरह से वो सजा भी देना सार्वजनिक रूप से चाहते हैं। नगमा जी शुक्रिया मनीष आपका। बिहार की राजनीति में समय हलचल है इस जातिगत जनगणना को लेकर और नीतीश कुमार अपना धैर्य खो रहे हैं। अपने सहयोगी पार्टी बीजेपी के को एक तरह से उन्होंने, बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि नीतीश कुमार थोड़े जल्दी में हैं कि जातिगत जनगणना पर बात हो। वक्त एक ब्रेक का है। देश की बात में ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में किसानों के साथ किस तरह का धोखा हुआ है। कई बार किसानों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें पता भी नहीं होता और खाते से बीमा राशि कट जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो केंद्रीय योजना को दरकिनार कर किसानों को 1.5 गुना प्रीमियम पर आधी रकम का बीमा थमा दिया गया। ये हम नहीं, सरकारी दस्तावेज खुद कह रहे हैं। किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के साथ बीमा के नाम पर ठगी हो गई। राला मंडल के विजेंद्र पटेल भीषण गर्मी में भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। खेतों में फसल की हरियाली के लिए अल्पावधि कृषि कर्ज लिया था, साथ में बगैर जानकारी बीमा भी हो गया। प्रीमियम के 437 रुपए कट गए। बीमे की रकम है 1 लाख। अफसर पटेल मुंडला गांव के हैं, इनकी भी यही कहानी है। दोनों को जब हमने बताया कि 330 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो जाता, रकम भी 2 लाख रुपए होती, तो दोनों ठगा महसूस कर रहे हैं। कृषक का जो बीमा होता है वो 330 का होता है और जब मैंने ऋण की पुस्तिका देखी तो उसमें मेरे 437 रुपए कटे। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि ये तो सिर्फ चेक मेरे साथ है। प्रदेश में कितनी सोसाइटियां और कितने किसान, ये तो सीधा सीधा करोड़ों रुपए का घोटाला है। 107 रुपए का हमारे साथ घोटाला किया जा रहा है। गवर्नमेंट होने से जैसे तय कर रखा है कि किसानों के साथ हम इन किसानों को पूरा खत्म कर देंगे। बीमा लेने के बाद नतीजा रवि पटेल से पूछिए। पिछले साल कोरोना में पिता चल बसे। 1 हेक्टेयर का छोटा खेत है, बीमे की रकम तक नहीं मिली, उल्टा बैंक से कर्ज वसूली के लिए नोटिस आने लगा। हर बार कंप्यूटर पे जाके ये कटवाओ वो करवाओ सब करवाते थे, उसके बाद भी कोई नोटिस मतलब बोले तो ना कोई वो पर्ची दी जाती थी ना कुछ किया जाता था। बस पैसा कटेगा, मिलेगा नहीं। आगर मालवा के सुदवास में सुनील कारपेंटर 12 बीघा से 6 लोगों का परिवार पालते हैं। इसी गांव के मुकेश के पास 20 बीघा खेती है। सबकी शिकायत एक जैसी, प्रीमियम कटता है, वक्त पर बीमे का पैसा नहीं मिलता। जैसे हमारा जो निजी नजदीक बीमा का उसमें कोई जानकारी मालूम नहीं है। साल का बीमा कटता है वो जानकारी, और आपका व्यक्तिगत बीमा जो होता है कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया, लेकिन किसानों के हालात वैसे ही हैं। केसला गांव के मोतीलाल कुशवाहा 8 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हर साल ईशरपुर सहकारी सेवा संस्थान से खाद बीज खरीदते हैं, कर्ज लेते हैं, यहीं से बीमे की रकम भी कट जाती है। बस यही पता नहीं कि रकम कटती क्यों है। सीराबाड़ा गांव के मुकेश रघुवंशी को भी बीमे का पता नहीं। प्रबंधक कहते हैं किसानों की सहमति से पैसे कटते हैं। वैसे कैमरा बंद होने पर बताते हैं कि पैसा काटने के लिए दबाव बनाया जाता था, अगर किसान 1 बोरी यूरिया ले तो भी। जी तो साहब मैं नहीं जान सकता हूँ। या खाद को अपन जो खाद ऋण लिए थे उसका बीमा काटती हैं या जो फसल बीमा काटती है, अब जा मैं नहीं बता सकता जी। मालूम नहीं काहे के लोग बीमा काटते हैं जो बोलते हैं। किसान स्वेच्छा से कटवाते हैं, उनका बीमा किया जाता है। इनका जो ऋण खाता है उससे राशि काटी जाती है, ऋण खाते से भी काटी जाती है और यदि वो स्वयं जमा करते हैं तो उसमें भी किया जाता है।
राज्य में 38 जिला सहकारी बैंक है, जिसमें 2016 से लेकर 2019 तक अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी कंपनियों से 437 रुपए के प्रीमियम पर 1 लाख रुपए का बीमा कराया गया। इसके लिए किसानों की सहमति भी नहीं ली गई, जबकि प्रीमियम उन्हीं के लोन अकाउंट से चुकाया गया। यही बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में मात्र 330 रुपए में होता है। सुरक्षा भी दोगुनी यानी 2 लाख रुपए की। सहकारिता विभाग ने 38 बैंकों से जानकारी मांगी है, लेकिन सिर्फ 17 बैंकों ने जानकारी भेजी है, 21 अभी भी टाल रहे हैं। मामला अब कोर्ट की दहलीज पर है। 9 जिला की बात करें तो उसमें अराउंड 40 करोड़ रुपीस का घोटाला हुआ है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में जिला कोऑपरेटिव बैंक का देखेंगे तो काफ़ी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। एपेक्स बैंक ने सर्कुलर जारी किया था कि निजी बीमा कंपनी से किसानों का सामूहिक बीमा न हो, जरूरत पड़ने पर रेट मंगाकर मुख्यालय से मंजूरी के बाद ही बीमा करवाया जाए, लेकिन इस मामले में सारे नियम ताक पर रख दिए गए। 9 जिलों में 1.25 लाख से ज्यादा किसानों ने 3 साल में प्रीमियम के तौर पर इस निजी बीमा कंपनी को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अदा की। अगर जांच हुई तो पता नहीं 38 सहकारी बैंकों में ये घोटाला कितने का निकलेगा। सूत्र बताते हैं कि जिस वक्त निजी बीमा कंपनी को ये काम दिया गया, उस वक्त इस कंपनी का मुखिया सहकारिता विभाग के एक बड़े अधिकारी का बेटा था, जो मध्य प्रदेश में ही कार्यरत था। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, इंदौर से समीर, नर्मदापुरम से संजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी में ज्ञानवापी परस्पर विवाद मामले में आज जिला अदालत ने सुनवाई की है। कल वो इस पर फैसला सुनाएगी कि ये पूरा मामला कैसे सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सुनवाई हो रही है। दरअसल जिला अदालत के सामने कई याचिकाएं हैं। एक याचिका 5 महिलाओं की है, जिनका कहना है कि उन्हें मस्जिद के भीतर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत हो। इस याचिका को रद्द करने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। वो 1991 के पूजा स्थल एक्ट का हवाला दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले यही तय हो कि इस कानून के तहत सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। दिल्ली में आखिरकार इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री होने जा रही है। मंगलवार को डीटीसी के बेड़े में 150 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो रही हैं। इन बसों का 2 से 4 महीने ट्रायल भी हुआ है, जिसके बाद इन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतारने का फैसला लिया गया है। लोग इन इलेक्ट्रिक बसों में 3 दिन मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। कल केजरीवाल दिखाएंगे इन बसों को हरी झंडी। देश की बात में आज इतना ही। नमस्कार।